जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट से कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, जिसमें हम लोगों ने कुल 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक ही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रोज नए नए वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था, तो इसमें हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11 देन द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स विल बी। मतलब यह है कि आपको एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया जिसकी वैल्यू 11 है। मान लीजिए कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है थर्ड ऑर्डर का। मान लो कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है ना। ये दिया गया है। ये कैसा है? ये थर्ड ऑर्डर का, यानी 3x3 का है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि आप इनके कोफैक्टर से एक डिटरमिनेंट बनाइए, उसकी वैल्यू निकालिए, और उसकी वैल्यू नहीं चाहिए, उसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप पहले कोफैक्टर निकालोगे, C11, फिर C12, फिर C13, ऐसे ही C21, C22, फिर C23, फिर C31, फिर C32, फिर C33। ये कोफैक्टर्स हो जाएंगे। इनसे जो एलिमेंट आएंगे, जो वैल्यू आएगी, उनका आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे। उसको मान लो आप लैम्डा डैश, उसकी वैल्यू निकालोगे, है ना। सपोज मान लीजिए कि लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई C11, C21, C31, C12, C22, C32, C13, C23, C33, ठीक है ना। ये उनके कोफैक्टर्स हो गए। अब इसको सॉल्व करोगे। मान लो इसको सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको x मिलता है, तो इस x का स्क्वायर करना है, ये आपसे पूछ रहा है। अब इतना लंबा प्रोसेस कौन करने जाए? कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएगा, बहुत तेज काम करोगे तब भी। इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है। वो क्या होता है? देखो, अगर आपको कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है तो उसके कोफैक्टर से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है डेल्टा दिया गया है, अगर इसकी वैल्यू आपको दी गई है तो कुछ नहीं करना है, बस उस वैल्यू के पावर में n-1 लगा देना। और यहाँ पर मैं बोलूँ कि n क्या है, तो n क्या है? ये n जो है वो डिटरमिनेंट का ऑर्डर है। अगर 3x3 का होगा तो n की वैल्यू 3 होगी, 2x2 का होगा तो n की वैल्यू 2 होगी, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? यहाँ n की वैल्यू 3 है। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको इस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। चलो भाई, यहीं पर करते हैं। आपको डेल्टा डैश की वैल्यू चाहिए। ये क्या है? ये डेल्टा डैश ये वाला है ना। इसके कोफैक्टर से बनने वाले डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं हम। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? फिर डेल्टा की वैल्यू दे रखा उसने कितना? 11। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो 11 पावर में क्या? n-1, मतलब 3-1। ये कितना आ गया भाई? 11 पावर 2, और 11 का स्क्वायर होगा 121। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है। उसने कहा है कि स्क्वायर ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स विल बी। मतलब जो भी आता है इसके कोफैक्टर के डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आती है उसका स्क्वायर करना है। तो अब 121 का भी हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, है ना। इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो कर देते हैं। चलो यहां पर करते हैं किनारे पे, है ना। तो 121 इंटू 121, है ना। कितना आया? 14,641। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होगा। अगर आप इस तरह से करने जाओगे, पहले कोफैक्टर निकालो, फिर उसका डिटरमिनेंट बनाओ, फिर उसकी वैल्यू निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले को नोट कर लें। इस फार्मूले का इस्तेमाल हमें करना है कब? जब हमें किसी भी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स की वैल्यू बतानी हो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देना है। पहला डिटर्मिनेंट है आपका log 5/2 फिर log 4 3 log 8 3 log 9 4 इंटू log 3/2 and log 3/8 log 4/3 log 4/3 इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलो करते हैं। क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो वैल्यू है उसकी डिटरमिनेंट निकालो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। भाई जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हो वैसे करोगे। 5/2 इंटू में log 9/4 माइनस लगा देंगे, इसका इसमें करेंगे log 3/4 इंटू log 8/3 ये हो गया। इंटू लगाएंगे, अब इसका करेंगे और इसका इसमें करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दिखने में आपको थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं, है ना। देखो log 5/2 यानी 512, इसको अगर हम तोड़ें तो 2 पावर 9 लिख सकते हैं। बोलो भाई, 2 पावर 9 लिख सकते हैं। इंटू इसको अगर हम तोड़ें तो क्या लिखेंगे, 9 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस, अच्छा इसी में एक काम करते चलते हैं ना, ये 9 आगे आ जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा। बोलो भाई, यहां पर देखो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। यहां पर इस 8 को आप 2 पावर 3 लिख सकते हो, तो 3 आपका बाहर आ जाएगा और ये होगा log 2/3 होगा। इंटू यहां पर देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर 2 log 2 हो जाएगा /3 माइनस यहां पर होगा 2 log 2/3 इंटू log 3/8 ये हो गया। अब एक काम और करते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि अगर log a/b है तो इसको हम लिख सकते हैं log a/log b। ये लॉगरिदम का एक प्रॉपर्टी होता है, मैंने लॉग वाले सेक्शन में बताया इस चीज़ को, है ना। तो अगर आपने लॉगरिदम की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे 9 log 2 log 3, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, इंटू इसको क्या लिखेंगे, 2 log 3 log 4। ठीक है, माइनस log 3 log 4 इंटू इसको क्या लिखेंगे, log 2 log 3, फिर माइनस लगा देते हैं, सॉरी माइनस कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर भी वही काम कर लेना, log 3 log 2 इंटू 2 log 2 log 3 माइनस 2 log 2 log 3 इंटू log 3 log 8 ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और काम करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये देखो, log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 है तो 4 का आप ऐसा लिख सकते थे और ये 2 आगे आ जाएगा, तो इस log 2 से ये log 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो केवल 9 बचा, यहाँ पर तो केवल 9 बचा आपका, है ना। अच्छा यहाँ देखना, इस log 3 से ये log 3 तो गया और इस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो ये 2 आगे आ जाएगा, log 2 से log 2 चला गया। ठीक बात है। यहाँ पर देखो log 3 से log 3 गया, log 2 से log 2 गया,
ठीक है ना। यहाँ पर देखो इस log 3 से ये log 3 गया और इस 8 को आप क्या लिख सकते थे 2 पावर 3, तो यहाँ 3 आगे आ जाएगा, तो इस log 2 से ये log 2 चला गया। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर केवल 9 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ 9 होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर ऊपर 3 है नीचे 2, यानी 3/2 बचा हुआ है इंटू, यहाँ पर देखना यहाँ पर 2 बचा हुआ है और कुछ नहीं है माइनस, और यहाँ ऊपर 2 नीचे 3, यानी कि 2 माइनस 2/3। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 दूना 18 में से 3 निकल गया 15/2, और 3 दूना 6 में से 2 निकल गया 4/3। तो 3 5 15 और 2 दूना 4, यानी कि आंसर आ चुका है 10, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी और थोड़ी सी लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी हमें लगानी थी। साथ ही साथ हमने एक प्रॉपर्टी और इसमें यूज किया और ये वाला है, m पावर n हो तो n log m हो जाता है। बस इन दो प्रॉपर्टीज के दम पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको लग सकता है कि थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, बट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं ना जिसमें कैलकुलेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कह रहा है कि इफ डेल्टा 1 इक्वल टू इतना एंड डेल्टा 2 इक्वल टू इतना आर द गिवन डिटर्मिनेंट देन, है ना। तो दो डिटर्मिनेंट आपको दिए गए हैं, एक डेल्टा 1 है, इसमें है x b b a x b a x, और एक दिया गया है डेल्टा 2, ये है x b a x। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो d/dx यानी कि आपको अवकलन करना है। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि डेल्टा 1 की वैल्यू और डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल लो। तो इसका हम प्रसार कर देते हैं, x² माइनस ए बी माइनस ए, ये बंद bx माइनस ए बी और प्लस ए, ये बंद b² माइनस bx। ठीक है, क्या आएगा भाई, x³ माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स और प्लस में a² प्लस में ab² और माइनस में abx, है ना। ये आ गया। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो x³ और देखो abx 3 बार है ना, 3 बार है, तो ये हो जाएगा -3abx, और यहाँ पर a² भी है और ab² है, तो a² प्लस में ab², ये आ चुका है आपका डेल्टा 1। ऐसे ही डेल्टा 2 निकाल लो, यहीं पर निकाल देते हैं, तो ये तो आसान है, x² माइनस ab। अब कह रहा है कि बताओ जरा कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में क्या रिलेशन है। तो पहला एक काम करते हैं, इसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं, यानी d/dx निकालते हैं। d/dx डेल्टा 1, अगर हम इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, 3x² आएगा, यहाँ से x खत्म हो गया, -3ab आएगा, और ये तो 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, खत्म कहानी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को कॉमन करोगे तो आएगा x² माइनस क्या ab, और ध्यान से देखो x² माइनस ab क्या है, डेल्टा 2 ही तो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 डेल्टा 2। तो आप जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि d/dx डेल्टा 1 इक्वल टू कितना, 3 डेल्टा 2। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया और कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करो जबकि लिमिट 0 से π/2 है। ठीक है, चलो करते हैं। डेल्टा x है इक्वल टू 1 cos x 1 माइनस cos x, 1 प्लस साइन x cos x, 1 प्लस साइन x माइनस cos x, साइन x एंड 1, ये दिया गया है। ठीक है, और इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 डेल्टा x dx। मतलब हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमें निकालना है। ओके, तो पहले हमको डेल्टा x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो निकाल लेते हैं। क्या करेंगे देखना, मैं C3 को चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ देखो, C3 में मैं C2 को जोड़ रहा हूँ और C1 को घटा रहा हूँ। क्या किया मैंने C3 में
C2 को जोड़ दिया और C1 को घटा दिया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखना, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि मैंने C3 में चेंजिंग किया है। ये भी नहीं चेंज होगा, ये वैसे ही रहेगा। अब देखो 1 माइनस cos x में मैंने cos x को जोड़ा तो cos से cos कट गया, 1 बचा, और 1 में से 1 को घटाऊंगा ये 0 हो जाएगा। वही काम यहाँ पर है, इसमें मैंने जब इसको जोड़ा तो cos से cos कट चुका है, और 1 प्लस साइन एक्स में से 1 प्लस साइन एक्स को घटाऊंगा ये 0 हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने C3 में C2 को जोड़ा तो 1 प्लस साइन एक्स हुआ, 1 प्लस साइन एक्स हुआ, और 1 प्लस साइन एक्स में से जब मैंने साइन को घटा दिया तो ये तो कट गया, केवल 1 बचेगा। तो कहने का कुल मतलब ये है यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, अब इसका हम प्रचार बहुत ही आराम से कर सकते हैं 1 के रेस्पेक्ट में। तो 1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो हो जाएगा cos x, माइनस इसका इसमें हुआ तो cos x, और 1 प्लस साइन x, यही तो, ये डेल्टा x आ गया। ठीक है, अब cos x को आप चाहो कॉमन कर लो। जब आप cos x को कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1, और यहाँ भी माइनस साइन x, है ना। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन x इंटू में कितना cos x। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा -1/2 साइन 2x। और इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, तो चलो कर लेते हैं। 0 to π/2, डेल्टा x की वैल्यू मिली हमको -1/2, तो -1/2 को बाहर कर देता हूँ, साइन 2x dx। इंटीग्रेशन करोगे -1/2 बाहर ही रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास, तो ये हो जाएगा माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 0 to π/2। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, देखो चाहो तो इस माइनस को बाहर करोगे तो ये इसको प्लस कर देगा, तो 1/2 हो जाएगा, और इस 2 को भी बाहर कर सकते हो तो ये 1/4 कर देगा। अब बचा है आपके पास केवल cos 2x, लिमिट है 0 to π/2। ठीक है, अब लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। जब आप π/2 यहाँ पर रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो 1/4 तो बाहर है ही, है ना, ये हो गया -1। और जब 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 ये भी हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 1/4 -2, यानी कैंसिल हो गया, तो आ गया आंसर -1/2। तो इस क्वेश्चन का आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। चलिए, थोड़ा हो सकता है कि आपको लेंदी लगे, बट ऐसा कुछ था नहीं, है ना, सब प्रैक्टिस की बात है। हमको पहले इसकी वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद जो भी आता उसका हमको इंटीग्रेशन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं x + 2a y + az = 0, दूसरा है x + 3by + bz = 0, तीसरा है x + 4cy + cz = 0। कह रहा है कि नॉन जीरो सोल्यूशन देन ABC आर इन, है ना, AP GP HP या एक कंडीशन और दिया है। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, ये क्या करते हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन देते हैं, है ना। तो जब भी नॉन जीरो की बात करें, इनफाइनाइट की बात करें, कॉन्करेंट की बात करें, इनकंसिस्टेंट की बात करें, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, इनका एक डिटरमिनेंट बनाना है। तो बना लो, और उसमें क्या करना है, हमको x y z के कोफिशिएंट रखने हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2a है, इसका a है, इसका 1 है, इसका 3b है, इसका b है, इसमें 1 है, इसमें 4c है, और इसमें c है। बस इसको इक्वल टू 0 कर देना है। नॉन जीरो सोल्यूशन बोले, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोले, ट्रिवियल सोल्यूशन बोले, है ना, सॉरी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोले, कॉन्करेंट बोले, इनकंसिस्टेंट बोले, ऐसी कंडीशंस में हमको एक डिटरमिनेंट बनाना और उसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो प्रसार कर लो, सिंपल सी बात है। इसको बंद करेंगे, 3bc - 4bc -1, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 2ac माइनस में 4ac प्लस 1, ये बंद 2ab - 3ab, 2ab माइनस इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ 3bc है -4 यानी -bc, फिर यहाँ पर 2ac है, यहाँ पर 4ac है, तो -2ac होगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर एक पहले से माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर -ab इक्वल टू कितना 0। यहाँ से
इन दोनों को मैं उधर ले जाऊं तो 2AC बराबर क्या आएगा, AB प्लस में कितना, BC। ठीक बात है। और अगर मैं ABC से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 2AC अपान ABC बराबर AB अपान ABC प्लस में BC अपान ABC। मैंने दोनों तरफ ABC से डिवाइड कर दिया तो 2AC से ये कैंसिल हो गया, AB से AB गया, BC से BC गया, तो आया 2B इक्वल टू कितना, 1/C प्लस 1/A। इसका मतलब ये है कि ABC किस में है, HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब आपका जो C वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला था उसने, नॉन जीरो सोल्यूशन बोला था, तो हमने इनका एक डिटरमिनेंट बनाया, किसका, XYZ के कोफिशिएंट का एक डिटरमिनेंट बनाया, उसको जीरो के इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर हमको कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसमें भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस AY इक्वल टू 0, दूसरा है AZ प्लस में Y इक्वल टू 0, और तीसरा है AX प्लस में Z इक्वल टू 0। कह रहा है इनफाइनाइट सोल्यूशंस देन द वैल्यू ऑफ A। फिर से कंडीशन वही है, पिछले वाले में नॉन जीरो सोल्यूशन था, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है। आगे आने वाले क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट बोल सकता है, कनकरेंट बोल सकता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोल सकता है, सब में डिटरमिनेंट बना के जीरो के इक्वल कर देना है। ठीक है, चलो डिटरमिनेंट बना लो। x का कोफिशिएंट 1 है, y का a है, और z इसमें नहीं है तो z का 0 हो जाएगा। ठीक है, a का सॉरी इसमें देखो, इसमें x का है ही नहीं तो 0 हो गया, y का इसमें 1 है और z का इसमें a है। ठीक है, x का इसमें a है, y का है ही नहीं तो 0, z का 1 है, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसी का प्रसार कर लेंगे, आंसर आ चुका है। ठीक है, 1 का 1 माइनस a का 0 में 0 हो गया, 0 का करने की कोई जरूरत नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस a का कर लो, ये बंद a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस में यहाँ a क्यूब हो गया इक्वल टू कितना, 0 है ना। तो यहाँ से 1 प्लस a क्यूब है, यहाँ से आप चाहो तो इसको a क्यूब इक्वल टू -1 करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू -1 मिल जाएगी, क्योंकि -1 का जब क्यूब करोगे ना तो आपको -1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये 3 समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वाला कंडीशन है, और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस c। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नॉन जीरो सोल्यूशन की बात करें, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करें, इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करें, कंसिस्टेंट की बात करें, कॉन्करेंट की बात करें, तो इन सब कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी आपको लीनियर ऑफ इक्वेशंस दिए रहेंगे उनका आप एक डिटरमिनेंट बनाओगे, किसका, XYZ के कोफिशिएंट का एक सार्डिक बनाना है और उसको 0 के बराबर कर देना है, सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, x का कोफिशिएंट a है, y का 1 है, z का 1 है, 1b1 1c इक्वल टू कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है और इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले में एक काम करते हैं, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा देते हैं। मैं R2 को चेंज करो, किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो सीधा यहीं से प्रसार कर दो, सॉल्व आपको करना है। R2 माइनस R1, क्या किया मैंने, R2 में से R1 को घटा दिया, और R3 में भी चेंजिंग कर रहा हूँ, कैसे, R3 में से R1 को घटा रहा हूँ, इस R3 में से इसको घटा रहा हूँ, क्या बनेगा ज़रा देखना। R1 को तो चेंज नहीं किया, वो तो वही रहेगा, एक में से a को निकाल दिया, एक माइनस है, एक में से a को निकाल दिया, एक माइनस है, b में से एक को निकाल दिया, b -1, और एक में से एक में से एक को निकाल दिया 0, एक में से एक को निकाला 0 आएगा, और c में से एक को निकाला c -1 आएगा इक्वल टू 0। अब इसका कर दो प्रसार। ठीक है, चलो करता हूँ। पहले एक रेस्पेक्ट में प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, इसको बंद किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो आएगा b -1 एंड c -1। यही एक काम ये कर डालो, इसमें से -1 कॉमन करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस b, और इसमें से -1 कॉमन करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस c, और 2 बार माइनस कॉमन हुआ तो प्लस हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, अब 1 माइनस 1 के रेस्पेक्ट में कर दो, ये बंद होगा, ये बंद होगा, इसका इसमें करोगे c -1, और ये तो 0 हो गया तो ये बनेगा c -1। यहाँ से अगर -1 कॉमन करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस c। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c है, तो मैं 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c के टर्म में इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 1 माइनस a के रेस्पेक्ट में कर लो, 1 माइनस a, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा,
ना, ये बंद ये बंद, 0 का 1 में करोगे तो 0 हो गया, और इसका करोगे तो b-1 आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, है ना, क्योंकि ये होगा 0 b-1, तो ये 0 खत्म हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास आएगा -b-1 इक्वल टू 0। अभी एक चीज़ और करना, -1 कॉमन करोगे यहाँ से, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 1 - b इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना। अब दोनों तरफ मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 - a 1 - b 1 - c नीचे लाना है, तो मैं डिवाइड करूँगा किससे, 1 - a 1 - b 1 - c से। इसमें भी कर देता हूँ, इसमें भी कर दूंगा। ठीक है, अब जो भी कटेगा उसको काट देंगे। ठीक है, 1 - b 1 - c, 1 - a 1 - c, 1 - a 1 - b कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा a/1 - a प्लस 1/b 1 - b, यहाँ बचेगा 1/1 - c इक्वल टू कितना 0। अब देखो, ऊपर a तो नहीं चाहिए, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/1 - a। मैंने ये बना लिया, ज़बरदस्ती बना लिया। अब इसमें से अगर मैं -1 कर दूं, इसमें से एक को घटा दूं, तो मुझे वापस यही मिलेगा। सॉल्व करके देख लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - a का करोगे तो प्लस a अपान में 1 - a, 1 से 1 कैंसिल हो गया, a/1 - a बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस में 1/1 - b प्लस में 1/1 - c इक्वल टू कितना 0। अब इस -1 को अगर उधर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, और यही तो आपको निकालना था, 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c। इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, और ये आ चुका है कितना 1 आ चुका है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ा हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था, है ना। ये चीज़ तो हम मान लो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको नीचे यहाँ पर डिवाइड किया है, ये चीज़ हम दिमाग में भी कर सकते हैं कि 1 - b 1 - c ऊपर है तो नीचे केवल 1 - a बचेगा, 1 - a 1 - c ऊपर है तो केवल 1 - b बचेगा, यहाँ पर 1 - a 1 - b ऊपर है तो 1 - c बचेगा। ये हम दिमाग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। और आज की वीडियो में तो हम लोगों ने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।